class Navshada Public School, Pune. Welcome in day 20 of class 8 science, chapter number 1, revision. Today we are going to revise remaining part of chapter 1. In last video we have revised till 3 agriculture practices. Today we are going to revise next agriculture practices. So let me move on. Agriculture practices for irrigation 3 हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज कर ली थी. Okay, that are preparation of soil, next is sowing of seed and selection of seed, and next is replenishment of nutrient in the soil. Today we are going to discuss next agriculture practices, that is irrigation. अब irrigation क्या है? रेगुलर इंटरवल पे जो हम पानी देते हैं प्लांट्स को या क्रॉप्स को, उसे हम क्या बोलते हैं? इरिगेशन. अब इरिगेशन से क्या होगा? इरिगेशन करेंगे तभी प्लांट्स के अंदर या फिर क्रॉप के अंदर वाटर जाएगा. ठीक है, वाटर जो है रूट्स अब्सॉर्ब करेंगे. अब्सॉर्ब करने के बाद वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट और मिनरल क्या है पूरे प्लांट में ट्रांसफर होंगे. और वाटर क्या है? प्लांट्स की जर्मिनेशन के लिए या फिर सीड की जर्मिनेशन के लिए भी जरूरी है. और वाटर का यूज प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए भी करते हैं. मीन्स फोटोसिंथेसिस के लिए भी प्लांट अपने मीन्स वाटर का यूज करते हैं. अब हम देखते हैं कि सप्लाई करते हैं जो हम वाटर की रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, वो किस किस बेस पे की जाती है. सबसे पहले तो हम बोल सकते हैं नेचर ऑफ द क्रॉप. अब जो इरिगेशन है वो क्रॉप के नेचर पे डिपेंड करेगी कि उस क्रॉप को कम वाटर रिक्वायर्ड होगा या फिर मोर वाटर रिक्वायर्ड होगा. ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ सोइल. अब सोइल के नेचर पे भी डिपेंड करेगी. फॉर एग्जाम्पल सैंडी सोइल है, सैंडी सोइल को मोर वाटर रिक्वायर्ड होगा. अगर लोमी सोइल है, लोमी सोइल को या फिर क्लेई सोइल है, उसे क्या है लेस वाटर रिक्वायर्ड होगा. इस तरह से जो इरिगेशन है, सप्लाई ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ क्रॉप, नेचर ऑफ सोइल एंड सीजन. और सीजन पे भी डिपेंड करेगा इरिगेशन. ठीक है, अगर विंटर सीजन है तो लेस वाटर रिक्वायर्ड होगा. अगर समर है देन मोर वाटर इज रिक्वायर्ड. ओके, इन 3 थिंग्स पे इरिगेशन डिपेंड करेगी. नेचर ऑफ क्रॉप, नेचर ऑफ सोइल एंड सीजन. अब देखते हैं कि इरिगेशन हम करते कैसे हैं. पहले जो इरिगेशन की जाती थी उसके लिए क्या है? वेल से पानी कूले की हेल्प से ड्रॉन किया जाता था और उसे बकेट बाय बकेट फील्ड में ट्रांसफर कर दिया जाता था. ठीक है, एक तो इस मेथड में टाइम बहुत लगता था. ठीक है, और लेबर भी बहुत लगती थी. बट धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब मोटर ट्यूबवेल के ऊपर मोटर लगने लग गई, फिर मोटर से पानी जाने लग गया. ठीक है, अब क्या है और भी सिस्टम डेवलप हो चुका है. अब देखते हैं मोटर पंप लग गए थे, पंप से जल्दी जल्दी पूरे खेत में या फिर पूरे फील्ड में वाटर ट्रांसफर हो जाता था. अब देखते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. मॉडर्न मेथड में कौन कौन से हैं? ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इस तरह परपेंडिकुलर पाइप लगाई जाती है फील्ड में. प्लांट होते हैं यहाँ से जैसे पानी गिरेगा वो वहीं गिरेगा पानी जहाँ पे क्या है रूट्स होंगी. ठीक है, प्लांट की रूट जहाँ होंगी वहीं पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप या फिर थोड़ा सा फ्लो में गिरता रहेगा. तो ये सिस्टम तो है ड्रिप सिस्टम. और स्प्रिंकलर सिस्टम. अब ड्रिप सिस्टम का क्या बेनिफिट है? उस एरिया के लिए बोन है, मीन्स उस एरिया के लिए वरदान है जहां पर पानी की कमी है. ठीक है, और जैसे गार्डन में पौधे लगाए जाते हैं, प्लांट कोई फ्रूट का गार्डन हो गया, उसके लिए भी ये ड्रिप सिस्टम बेनिफिशियल है. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? इस तरह से ऊपर बड़ी बड़ी पाइप्स लगी होती है, यहाँ पे नोजल होता है, इनसे पानी ऐसे गिरता है जैसे कि बारिश आती है. ठीक है, ऊपर पूरे प्लांट्स को पानी मिलता रहता है. और स्प्रिंकलर सिस्टम किसके लिए? सैंडी सॉइल के लिए बेनिफिशियल है. अब ये था इरिगेशन. नेक्स्ट जो हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है क्रॉप प्रोटेक्शन. अब क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है कि क्रॉप को हम किस तरह से
डैमेज होने से बचा सकते हैं। या फिर क्रॉप के सबसे पहले डैमेज होने से किस तरह से बचाएंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है, वीड्स से प्रोटेक्शन करेंगे। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट दैट आर ग्रोन विद द प्लांट, मीन्स जो क्रॉप के साथ अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं उसे हम बोलते हैं वीड्स। अब क्रॉप को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है तो वीड्स को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और वीड्स को रिमूव करने के भी अलग अलग मेथड हैं। मैकेनिकल मेथड भी है, हम बाय हैंड भी कर सकते हैं, या फिर जिसे हम खुरपा बोलते हैं उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं, हैरो की हेल्प से भी कर सकते हैं। और केमिकल क्या है, कोई ना कोई हम दवाई डाल के, कोई ना कोई केमिकल डाल के उन्हें वीड्स को किल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या है केमिकल का नाम, कॉमन जो वीडिसाइड है वो 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अब जो वीडिसाइड होंगे ना वो मेन क्रॉप के ऊपर कोई डैमेज नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा उनका, लेकिन वो वीड्स को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। और थर्ड पार्ट एक और है इसका, बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड में क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड में होगा कि हम क्या करते हैं, कोई इंसेक्ट इंट्रोड्यूस करा देते हैं फील्ड में जो कि वीड्स को रिमूव कर देगा। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम, किससे प्रोटेक्शन करेंगे हम, पेस्ट से। पेस्ट क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर डिसीज से किस तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे क्रॉप को। अब देखो पेस्ट है जो क्रॉप को डैमेज करते हैं उनके ऊपर अटैक करके। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम पेस्टिसाइड डाल देते हैं, इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं, रोडेंट होते हैं, रोडेंट क्या है, रैट्स हैं जो मतलब क्रॉप को खराब कर देते हैं, उसके लिए क्या होता है, रोडेंटिसाइड, ठीक है। ये क्या कर, इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं, इंसेक्ट को किल कर देते हैं, रोडेंटिसाइड क्या करेंगे, रोडेंट मीन्स रैट को किल कर देंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड क्या करते हैं, पेस्ट को किल कर देते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं हम। अब देखो फर्स्ट प्रोसेस में हमने क्या किया था, सॉइल को प्रिपेयर किया, उसके बाद हमने क्या किया, सोइंग और सिलेक्शन ऑफ सीड किया। थर्ड पे हमने क्या किया, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिप्लेनिशमेंट के बाद इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन। अब सब कुछ हो गया, क्रॉप पूरी तरह से ग्रो भी होगी, हमने उसको बचा भी लिया, प्रोटेक्ट भी कर लिया, अच्छी तरह वो बढ़ भी गई, इंक्रीज हो गई, ग्रोथ हो गई उसकी। उसके बाद हम क्या करेंगे, और वो पक भी गई, मैच्योर हो गई, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो 6 स्टेप हमारा क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होगा, जब क्रॉप पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ग्रेन को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, ग्रेन सेपरेट करेंगे। अब कट किसकी हेल्प से करेंगे, सिकल की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है, सिकल की हेल्प से कट करेंगे। उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, थ्रेशिंग की जाएगी। थ्रेशिंग मीन्स जो चैफ पार्टिकल है उससे ग्रेन को सेपरेट किया जाएगा। अब थ्रेशिंग जो है वो 2 टाइप से की जाती है। थ्रेशिंग जो है वो मैनुअली भी की जाती है। मैनुअली कैसे करेंगे, जब हमने कट किया तो क्रॉप्स के पूरे बंडल बना देते हैं, फिर उन बंडल्स को ऐसे बीट किया जाएगा तो उससे हम ग्रेन को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, हम थ्रेशिंग मशीन होती है उसकी हेल्प से भी हम कर सकते हैं। थ्रेशिंग मीन्स थ्रेशर होता है, थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशर की हेल्प से क्या करते हैं, पूरी क्रॉप को उसके अंदर डाला, चाफ पार्टिकल अलग हो जाएंगे और ग्रेन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, दैट इज थ्रेशर। और नेक्स्ट एक और मशीन होती है कंबाइन मशीन, जो क्या करती है, डबल फंक्शन परफॉर्म करती है, हार्वेस्टिंग का और थ्रेशिंग का। मीन्स इससे दोनों साथ हो जाते हैं, कटिंग भी हो जाती है, क्रॉप्स की कटिंग और ग्रेन भी सेपरेट हो जाते हैं। तो इस मशीन को क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन। ये क्या करेगी, दोनों काम साथ कर लेगी। जब हमने ग्रेन को पूरा सेपरेट कर लिया, उसके बाद एक और प्रोसेस की जरूरत होती है, दैट इज विनोइंग।
विनोइंग क्या होता है कि ग्रेन को जब हम पूरे, अब चेफ से तो अलग कर लिया, उसके बाद छोटे छोटे हस्क पार्टिकल बच जाते हैं जिससे हम क्या करते हैं, ग्रेन को सेपरेट करते हैं। अब हस्क पार्टिकल को कैसे हम अलग करते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअली किसकी हेल्प से करेंगे, वीट ग्रेन बाय विनोइंग। इससे क्या होगा, एक बड़े बड़े बर्तन होते हैं, ऊपर फार्मर क्या होता है, खड़ा होकर इस तरह से ग्रेन को डाउनफॉल करेगा जब, और एयर ब्लो की जाएगी। एयर ब्लो करने से जो हस्क पार्टिकल हैं वो तो बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे और जो ग्रेन पार्टिकल हैं वो वहीं नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ग्रेन पार्टिकल को फिर अलग कर लिया जाता है और जो हस्क पार्टिकल दूर चले जाते हैं उसे अलग कर लिया जाता है, ठीक है। अब ग्रेन पार्टिकल क्यों पास गिरेंगे, क्योंकि वो हैवी है, और हस्क पार्टिकल क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, इसीलिए वो बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। इट इज विनोइंग, और विनोइंग को भी मशीन की हेल्प से किया जाता है। उस मशीन को क्या बोलते हैं, विनोइंग मशीन। अब हमने कट कर लिया, ग्रेन को भी, ग्रेन को सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा दैट इज स्टोरेज। हम स्टोर कैसे करेंगे, अब हम स्टोर करेंगे ग्रेन को, और ग्रेन को स्टोर करने से पहले पूरी तरह से ड्राई किया जाता है, ठीक है। पूरी तरह से ड्राई करेंगे, ड्राई करने के बाद स्टोर करेंगे, अदरवाइज उसमें फंगस लग जाएगा या फिर कोई ना कोई उसमें डिसीज हो जाएगी जिसकी वजह से वो ग्रेन पूरा खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। या तो हम सन ड्राई करते हैं या फिर ड्रायर होते हैं बड़े बड़े, अगर हमने कमर्शियल लेवल पर करना है, मीन्स कमर्शियल लेवल पर अगर हमने ड्राई करना है तो उसके लिए बड़े बड़े ड्रायर यूज किए जाते हैं ग्रेन को ड्राई करने के लिए, ताकि जब हम उन्हें स्टोर करें वो खराब या फिर डैमेज ना हो। अगर, और स्टोर किस में करते हैं, अगर हमने स्मॉल स्केल पर करना है तो मेटल बिन में कर लेंगे, बट मेटल बिन में करते हैं और जूट बैग में करते हैं। लेकिन अगर हमने लार्ज स्केल पर स्टोर करना है तो कहाँ किया जाता है, गनी बैग्स में और ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है या फिर साइलोज में स्टोर किया जाता है, ठीक है। जो गनी बैग होते हैं उसको फिल कर दिया जाता है किसके साथ, ग्रेन के साथ, और पूरा अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है, या फिर गोडाउन भी बोल सकते हैं, गोडाउन में इसे स्टोर किया जाता है, ग्रेनरी या फिर गोडाउन या फिर साइलोज, ठीक है, यहाँ पर इनको स्टोर किया जाता है। अब गनी बैग को पूरा अच्छी तरह से फिल करेंगे ड्राई करके ग्रेन उसके, और उसे सील कर देंगे, बंद कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्रेड ना हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पैदा ना हो, ठीक है। अब हमने स्टोर भी कर लिया, ये सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो हम रिवाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, कि क्रॉप यील्ड को किस तरह से हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, किसी में भी कोई कमी नहीं आ रही, तो क्या है, क्रॉप यील्ड अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगी। आजकल इरिगेशन के भी बेटर मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिससे क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाती है। और वीडीसाइड, बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर, मैन्योर, ये सब चीजों का अगर हम यूज करते हैं प्रॉपरली तो इससे क्या होता है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाएगी। और एडवांस जो आजकल चली हुई है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो भी क्या करती है, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग इज टेक्निक, मतलब प्लांट ब्रीडिंग भी एक क्या है, ऐसी टेक्निक है जो साइंटिस्ट ने क्या है, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए बनाई है, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन को कंट्रोल किस लिए करेंगे, अगर हम प्लांट के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो किस लिए करेंगे, ताकि हमें डिजायर प्लांट मिल सके। मान लो कि अगर हम किसी टाइप के प्लांट है, वो हम नहीं चाहते कि इस टाइप के प्लांट हो, तो हम उसके अंदर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के बाद उसमें हम अपनी मर्जी से क्रॉस ब्रीडिंग करा के, ठीक है, तो नए प्लांट को जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है, hybridization is the technique in which new plant are generated by the cross breeding, जिसमें क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग करा के न्यू प्लांट या फिर डिफरेंट वेराइटी के प्लांट को हम जनरेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है, एक और टर्म है इमेस्क्यूलेशन। अब इमेस्क्यूलेशन
पॉलिनेशन क्या होता है? अभी हमने क्रॉस ब्रीडिंग देखा, इसमें हम 2 प्लांट लेंगे। अब एक प्लांट को हम मेल सिलेक्ट कर लेंगे और एक को हम क्या कर लेंगे, फीमेल सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब जिस प्लांट को हमने फीमेल सिलेक्ट किया है उसका एंथर रिमूव कर देंगे, ठीक है, बर्ड स्टेज पे, ताकि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। क्योंकि अगर हमने उसका एंथर रिमूव नहीं किया तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो हमें डिजायर प्लांट या फिर डिजायर ऑफ स्प्रिंग मिल ही नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, जिस प्लांट को हमने फीमेल कंसीडर किया है उसका एंथर रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमैस्क्यूलेशन। अब नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है फूड फ्रॉम एनिमल, कि एनिमल से हमें किस टाइप से फूड मिलता है। अब देखो, एनिमल से हमें मिल्क, एग, ठीक है, घी, बटर, ये सब हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है, मीट, ये भी हमें एनिमल से मिलता है। अब साइंस की एनिमल से कब मिलेगा, जब हम उसे क्या करेंगे, रियल करेंगे। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जो डील करती है ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है, जो ब्रीडिंग, फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल से जो साइंस की ब्रांच डील करती है उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स एनिमल हस्बेंड्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज डील विद द फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल। एंड नेक्स्ट एक और टर्म है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर क्या है, ऐसे फार्म है जहां पर बड़े स्केल पर फिश को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर फिश को रियर किया जाता है। मीन्स फिश को रियर करने की जो नर्सरीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर। अब पिसिकल्चर क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन ए लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश इन अ फिश नर्सरी इज नोन एज पिसिकल्चर। ठीक है, अब फिश को अगर हम रियल कर रहे हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, फिश से क्या है, हमें गेट कोड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश, ठीक है, हमें कोड लिवर ऑयल मिलेगा फिश से, जो क्या होता है, विटामिन डी में रिच होता है, ठीक है, दैट इज रिच इन विटामिन डी। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 1. You have to read chapter 1 from the book and learn the exercise of this chapter. Thank you. Bye bye.